हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले क्लास में परमेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग टोटल हेड के बारे में आपको बता दिए। अच्छा, ये अभी भी करेक्ट नहीं हुआ है। ये हम जब भी नोट्स देने लगेंगे ना, हम उस समय करेक्ट कर देंगे। ये एक्चुअली लास्ट क्लास कल ही हुआ था, इसमें ध्यान नहीं रहा होगा चेंज करने का। एलिवेशन हेड इसको कहते हैं। है एक ही चीज़, ये डेटम प्रेशर भी उसको कहते हैं, बट उसको एलिवेशन हेड भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो टोटल हेड, हाइड्रोलिक हेड, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है ये आपको बता दिए थे। अब एक टर्म आया आपका परकोलेशन, जिसको हम लोग सीपेज भी बोलते हैं। क्या होता है परकोलेशन? ये आपका ग्राउंड है। अब ग्राउंड में एक होता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या है कि आपका प्रॉपर्टी है सॉइल का कि पानी अगर फ्लो करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितने टाइम में, उस हिसाब से हम उसको बोलते हैं कि हाईली परमिएबल है या लीस्ट परमिएबल है। ठीक है, अब परमिएबिलिटी हो सकता है इस तरह से भी हो, इस तरह से भी हो। अब वो किस तरह से होगा वो तो सॉइल के प्रॉपर्टी पे और सॉइल के टाइप पे डिपेंड करता है। वो सारे फैक्टर्स हो गए जो आप पढ़े हैं लास्ट वाले क्लास में। अब अगर ये परमिएबिलिटी, आपको पानी ग्राउंड के अंदर जा रहा है और जाते 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 जब ये ग्राउंड वाटर में जा कर के मिल जाए, इस तरह से ग्राउंड वाटर और उसमें जब जाके मिल जाए, तब ये क्या कहलाएगा? परकोलेशन। ठीक है, जैसे बारिश हुई तो कुछ पानी जो है वो परमिएबल है सॉइल, तो इसमें से जा करके बगल वाले एक रिवर में जा करके इस तरह से मिल गया। जब ये पानी परकुलेट होते होते, मतलब अंदर जाते जाते जब ये ग्राउंड वाटर में पहुंच जाएगा, तब वो कहलाएगा परकुलेशन। फिर उसको परमिएबिलिटी नहीं कहेंगे। अब ये परकुलेशन भी क्या है? एक तरह का परमिएबिलिटी ही है। एक तरह से आप देखें तो परमिएबिलिटी क्या है कि सॉइल का एक प्रॉपर्टी है, तो सॉइल का प्रॉपर्टी परमिएबल है, तभी तो उसमें परकोलेशन हुआ है ना। तो परकोलेशन आप कह सकते हैं कि एक फेनोमेना है। ये फेनोमेना है, मतलब क्या है? ये एक चीज़, एक आप कह सकते हैं एक प्रोसेस है जो हुआ है। और क्यों हुआ है? क्योंकि कोई एक मटेरियल है जो कि आपका परमिएबल है। तो मटेरियल परमिएबल है, इस वजह से परकोलेशन हुआ है। ये एक फेनोमेना है। ठीक है, अब परकोलेशन क्या है? परकोलेशन है ग्राउंड वाटर में पानी का पहुंच जाना, इसी को हम लोग कहते हैं सीपेज भी। ठीक है, यही सारा चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। द रेन वाटर आफ्टर फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस, सम पार्ट ऑफ इट सीप्स थ्रू द सॉइल एंड मीट्स द ग्राउंड वाटर। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड परकोलेशन। सीपेज इज द फ्लो ऑफ वाटर अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स इन अ परमिएबल मीडियम। कोई भी एक परमिएबल मीडियम में जो ग्रेविटी के कारण जो पानी खींच करके नीचे ग्राउंड वाटर में पहुंच गया, वो कहलाया परकोलेशन। और जब ये कुछ इस तरह से साइड वाइज हो करके बगल वाले किसी रिवर में मिल गया, तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये भी रहा, लेकिन ये कंप्लीटली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नहीं रहा। फिर इसमें पानी का फ्लो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हुआ। पानी का फ्लो जो था, मान लीजिए पानी कुछ इस तरह से ग्राउंड के अंदर फोर्स मिला, अब वो इस तरह से बह रहा था, तो ऑब्वियसली ग्रेविटी तो फॉलो कर ही रहा था वो, लेकिन साथ साथ क्या था उसमें? वेलोसिटी जो था, उसका उसका जो एरिया था वो भी इम्पोर्टेंट होता जा रहा था। परकोलेशन में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड वाटर में ही जाकर के आपका डायरेक्टली ये मीट करेगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब इससे एक चीज़ दिमाग में आता है, वो ये कि हम लोग एक जो वेलोसिटी निकालते हैं, जो निकालते हैं फ्लूइड का, वो हुआ फ्लूइड का वेलोसिटी। हम आपको ये शायद लास्ट वाले क्लास में जब एंड हो रहा था तो हम आपको बताए भी थे कि ये सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई पोरोसिटी हो जाता है। अब हम उस चीज़ पे पहुंचेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, यह काम कीजिए, पहले अभी इसको छोड़ दीजिए। पहले आप ये परकुलेशन समझ गए, ये एक फेनोमेना है। अब आप आइए डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी का डिफरेंस जो हम आपको बता रहे थे। डिस्चार्ज वेलोसिटी किसको बोलते हैं? जो फ्लूइड का वेलोसिटी होता है, द डिस्चार्ज ऑफ वाटर पर यूनिट ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मान लीजिए कि आप एक पाइप से पानी को फ्लो करा रहे हैं, अगर आपको उसका वेलोसिटी जानना है तो आप क्या करेंगे? डिस्चार्ज जो आप यहाँ दिए थे पाइप में डिवाइडेड बाई एरिया कर देंगे, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। हम लोग डार्सीज लॉज में भी वही पढ़े हैं, Q इजकल टू ए इंटू वी होता है। अब ए को डिवाइड कर देंगे, Q बाई ए हो जाएगा, तो वो क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये क्योंकि पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, सारा फ्लो जो है वो पाइप से ही रिलेटेड है, कोई इसमें और सॉइल पार्टिकल्स वगैरह नहीं है। तो ये हो गया एक्चुअल वेलोसिटी जो हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, ये वो वाला हो गया। क्या उसको बोले? V इजकल टू क्यू बाई ए हम लोग बोले। ठीक है, जब हम आते हैं सॉइल में, और सॉइल में भी जब हम बात करते हैं परकुलेशन का, अभी हम परमिएबिलिटी का बात नहीं कर रहे हैं, जब हम परकुलेशन का बात कर रहे हैं तो परकुलेशन में क्या होगा कि जो एक्चुअल में जो आपको यहाँ पे जो आप ये एरिया यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सा एरिया यूज़ किए थे? ये वाला एरिया यूज़ किए थे पाइप का।
तो आप निकाले π/4 इंटू डी स्क्वायर, तो आपको ये टोटल का क्रॉस सेक्शन एरिया मिल गया। और इसको इंटू आप मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई ये एरिया कर दिए, तो आपको मिल गया वेलोसिटी। सॉइल के केस में क्या हो रहा है कि ये पोर्स के थ्रू होके जा रहा है, ऐसा कुछ पोर्स है जो कुछ इतना थिन है। इसका कई बार हम लोग विड्थ भी जो है ये हम लोग mm में नहीं बता करके हम लोग बताएंगे कि माइक्रो mm में है, कुछ ऐसा माइक्रोन में है। तो जैसे आपका 2 माइक्रोन, 3 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, इस तरह से कुछ आपका गैप रहेगा। तो ये एरिया इस वाले एरिया के कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम है। ऊपर से ये अगर सॉइल सैंपल है आपका, इसमें अगर मान लीजिए कि एक जगह यहाँ पे ऐसे पर्कुलेशन हुआ और एक जगह यहाँ पे पर्कुलेशन हुआ। अब एक सॉइल में पूरा 100% पर्कुलेशन तो नहीं होता है ना, सॉइल सैंपल भी तो रहता है ना। अब उसमें कहीं से आपको पानी ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। इसका जो एरिया होगा ये क्या होगा, ये वाला इतना दूर का एरिया, या अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बात करें तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया और ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको हम टोटल एरिया के बराबर तो नहीं बोल सकते ना। ये क्या है, ये एरिया ऑफ वॉइड्स है। और एरिया ऑफ वॉइड्स ऑब्वियस है कि अगर ये पूरा सॉइल सैंपल है तो इसके एरिया के कंपैरिजन में बहुत कम है, कुछ परसेंटेज 1% 2% भी शायद नहीं होगा। तो ये जो आपको सीपेज वेलोसिटी होता है ये क्या है, ये सॉइल सैंपल में यहाँ से लेके यहाँ तक जो जा रहा है पानी उसका वेलोसिटी निकालना है। तो डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई इस जो आपका ये स्पेस है इसका आपको एरिया होना चाहिए, ये जो वॉइड है आपका इसका एरिया। तो यही फॉर्मूला v इजकल टू क्यू बाई ए किस में बन जाएगा, वी एस इजकल टू क्यू बाई ए वी में बन जाएगा। अब ये एरिया ऑफ वॉइड हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वी एस हो जाएगा। अगर सीपेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये आपको इस वाले वेलोसिटी से कम होगा या ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ये वाला इस वाले वेलोसिटी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आपका ये एरिया ऑफ वॉइड क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। हालांकि इसमें ये नहीं कहा जा सकता डायरेक्टली क्योंकि डिस्चार्ज भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर एक फिक्स डिस्चार्ज पे बात करें, मान लीजिए 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड पे बात करें, तो इसी 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड पे ये वाला ए वी बहुत कम हो जाएगा, तो ये वी एस जो होगा ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी वी एस को हम ये वी बाई पोरोसिटी के फॉर्मूला में भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अभी आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे आप ही का निकल जाएगा ये आंसर। हम लोग क्या बोले, वी एस इज इक्वल टू क्यू बाई ए वी और v इज इक्वल टू क्यू बाई ए। अब दोनों में देखिए डिस्चार्ज, यहाँ भी अगर हम 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड मान लें, यहाँ भी 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड मान लें, तो दोनों में q तो कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है। v और a और vs और av यही सब आपका अलग हो रहा है। मतलब पानी अगर 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से भी अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो चाहे आप डिस्चार्ज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, चाहे आप सीपेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसको q के टर्म में लिखना चाहें तो q इज इक्वल टू ए वी इंटू वी एस हो जाएगा और यहाँ q इज इक्वल टू ए इंटू वी हो जाएगा। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो ए वी इंटू वी एस बराबर ए इंटू वी। अब अगर हमको वी एस निकालना है तो हम लिख सकते हैं ना कि वी एस इज इक्वल टू ए बाई ए वी इंटू वी। अब ये ए बाई ए वी याद कीजिए, जब हम लोग पोरोसिटी पढ़ रहे थे, जब उसका बेसिक फॉर्मूला पढ़ रहे थे, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई कंप्लीट वॉल्यूम, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, पोरोसिटी। हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई कंप्लीट एरिया इज इक्वल टू पोरोसिटी, क्योंकि निकालना तो परसेंटेज में है ना। अब अगर इसको हम लोग एरिया के साथ मान लीजिए हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोगों का फुल वॉल्यूम हो जाएगा। तो हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों हाइट कैंसिल हो जाएगा, हाइट तो सेम ही रहेगा ना, सिर्फ एरिया ऑफ वॉइड जो है वो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो इसको वी वी बाई वी को हम ए वी बाई ए भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ए वी बाई ए पोरोसिटी होगा, तो ए बाई ए वी क्या होगा, इन्वर्स ऑफ पोरोसिटी। तो ये हम लोगों का हो जाएगा वी एस इज इक्वल टू 1 बाई पोरोसिटी इंटू वी। तो हम इसको कह सकते हैं ना कि वी एस इज इक्वल टू वी बाई पोरोसिटी। ये हम लोगों का एक इक्वेशन आ गया। इसी चीज़ को हम जैसे हम यहाँ पे निकाले डिस्चार्ज वेलोसिटी v निकाले, तो हम क्या किए, हम डार्सीज लॉस के हिसाब से बता दिए कि q इज इक्वल टू के आई ए बता दिए। इसमें k हम क्या बोले, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। उसी तरह से हम यहाँ पे q इज इक्वल टू के पी आई इंटू ए भी बोल सकते हैं। ये के पी क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन। अब जब कोफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन आ जाएगा तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कोफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन का वैल्यू क्या है। कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी तो समझ में आ गया कि हम आपको बोले कि यहाँ पे एक टेबल हम आपको दिखाएंगे जिसमें कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी का स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है। हो सकता है एग्जाम में आपको कभी न्यूमेरिकल दे तो ये वाला वैल्यू जो होगा के का ये आपको गिवन दे देगा, ये आपको याद नहीं करना पड़ता है।
तो जब आपको ये पता है, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी का वैल्यू पता चल गया है, आपको कोफिशिएंट ऑफ अगर निकालने बोल दिया कि सीपेज डिस्चार्ज निकालिए। अब सीपेज डिस्चार्ज ये क्या, ये नॉर्मल डिस्चार्ज है, और ये क्या, ये सीपेज डिस्चार्ज है। तो सीपेज डिस्चार्ज निकालने बोलेगा तो आपको आई दे देगा, आपको ए दे देगा और आपको के दे देगा। और जबकि आपको चाहिए यहाँ पे के, आई और ए तो मिल गया क्वेश्चन में, आपको चाहिए यहाँ पे के पी, और आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा के। तो आपको क्या करना होगा, के पी इज इक्वल टू के बाई पोरोसिटी। अब आप सोचेंगे कि फिर ये फॉर्मूला भी रट लिया जाए, इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, ये भी आप डिराइव कर सकते हैं इसी तरह से। अब देखिए कैसे डिराइव होगा, इसको इरेज कर देते हैं। ये जो भी हम आपको यहाँ पे डिराइव करके निकाले ना, क्योंकि इसका यहाँ पे ज़रूरत नहीं है बताने का, ये थोड़ा सा आपका वैसा चीज़ हो गया जो आपको आगे काम आएगा। लेकिन अगर आप कोई नोट बना रहे हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जब आप कॉपी में ये हेडिंग दे रहे हैं तो इसके बगल में यहाँ पे आप साइड में इस तरह से क्लाउड बना करके आप यही वाला चीज़ लिख भी लीजिए जो हम आपको बता रहे हैं कि वी एस इज इक्वल टू वी बाई पोरोसिटी एंड के पी इज इक्वल टू के बाई पोरोसिटी। ये आपको स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएगा, बीसी पूर्णिया वगैरह में ये उसका पूरा डेरिवेशन भी दिया है जो हम आपको भी यहाँ पे किए। हम अगर आपको वो भी लिखना है वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप बीसी पूर्णिया ले लीजिएगा सॉइल मैकेनिक्स, उसमें आपको मिल जाएगा ये सारा डेरिवेशन। ठीक है, ये क्या है ना कि एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन बना देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, सेमेस्टर एग्जाम में भी, तो वहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एसबीटी में सीपेज डिस्चार्ज का क्वेश्चन नहीं बनाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये बोल सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ये है, पोरोसिटी इतना है, कोफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन कितना होगा। अब क्योंकि सीपेज वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन भी पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब हम कैसे निकाल सकते हैं ये, हम लोगों को पता है कि Q इज इक्वल टू, या ऐसे V इज इक्वल टू के इंटू आई, और ये भी पता है हम लोगों को कि वी एस इज इक्वल टू के पी इंटू आई, मतलब नॉर्मल वेलोसिटी के आई, और उसी तरह से सीपेज वेलोसिटी के पी इंटू आई। तो हम इसको लिख सकते हैं कि V बाई के इज इक्वल टू वी एस बाई के पी। क्यों, क्योंकि दोनों में आई कॉमन है, आई निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, v बाई के हो जाएगा। तो उसी तरह से आई कम लिख दिए यहाँ पे, आई इज इक्वल टू वी बाई के बराबर वी एस बाई के पी। अब इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज कर दें तो ये क्या बन सकता है, v बाई वी एस इज इक्वल टू के बाई के पी बन जाएगा। अब v बाई वी एस ये हम क्या लिख सकते हैं, अब वी एस का वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे, वी एस इज इक्वल टू वी बाई पोरोसिटी, ये हम लोग लिखते थे। अगर हम यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दें v बाई पोरोसिटी तो ये क्या हो जाएगा, के बाई के पी इज इक्वल टू पोरोसिटी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हमको यहाँ पे हम v रख दें वी एस के जगह पे, तो v बाई यहाँ पोरोसिटी आएगा, पोरोसिटी ऊपर चला जाएगा, v कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं के बाई के पी इज इक्वल टू पोरोसिटी। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि के पी इज इक्वल टू के बाई पोरोसिटी। तो अब आपको समझ में आ गया कि के पी इज इक्वल टू के बाई पोरोसिटी और वी एस इज इक्वल टू वी बाई पोरोसिटी। ये दो आपको फॉर्मूला याद रख लेना है। ये क्या होगा, एग्जाम में कई बार जानबूझ करके कोफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन दे देगा, आपको पोरोसिटी दे देगा और आपको दे देगा डिस्चार्ज वेलोसिटी निकालने के लिए। आपको पता है Q इज इक्वल टू के आई ए करना है और आपको K का वैल्यू नहीं दिया, आप जल्दी जल्दी में देखे नहीं कि आपको पता चला कोफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन क्वेश्चन में गिवन है और आप ध्यान नहीं दिया, आपको निकालना था कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, पोरोसिटी गिवन है, पोरोसिटी से इसको डिवाइड करेंगे, के पी आ जाएगा, अगर के पी गिवन है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो के आ जाएगा। तो ये दो जो हम आपको बनाए हैं, इस दो को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया मेरा डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी। अब जो चीज़ हम आपको अभी तक बोले वो सारा यहाँ पे आपको क्या है लिखा हुआ है, द रेट डिस्चार्ज पर यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वॉइड्स। यहाँ पे क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल, ये क्लियर हो गया। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज नोन एज सीपेज वेलोसिटी, वी एस इक्वल टू क्यू बाई ए वी। अब सिंस ए वी इज लेस देन ए, सीपेज वेलोसिटी विल बी मोर देन द डिस्चार्ज वेलोसिटी। ये चीज़ को याद रख लेना है हमेशा कि सीपेज जो होगा ग्राउंड में वो नॉर्मल जो आपका डिस्चार्ज होता है उससे ज़्यादा तेज़ी से होता है। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि ग्राउंड में अगर पानी सीप करके ग्राउंड वाटर टेबल में मिल रहा है तो वो अगर नॉर्मली यहाँ पे इस तरह से फ्लो करेगा तो उससे ज़्यादा तेज़ी से ये वाला चीज़ जाएगा। क्यों जाएगा वो यहाँ इसलिए समझ में आ गया क्योंकि ए वी कम है, ए वी कम है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो डिस्चार्ज भी बढ़ जाएगा। तो सीपेज वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रू वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी। सॉइल मैकेनिक्स के केस में ये पूछ सकता है कि सीपेज वेलोसिटी को और दूसरा क्या नाम से बुलाते हैं, तो ये आपका या तो ट्रू वेलोसिटी या फिर एक्चुअल वेलोसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है पाइपिंग। क्या होता है पाइपिंग,
वही जब आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जब आपका किसी सॉइल के ऊपर में पानी बहुत देर तक होल्ड किया हुआ है तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे पानी सीप करेगा अंदर की तरफ। तो जब अंदर की तरफ सीप करेगा तो अभी तो ये एक रास्ता आपको दिखा रहे हैं, मान लीजिए पानी कुछ ऐसे सीप करेगा। अब पानी को पता नहीं है ना कि ये जब यहाँ से सीप किया तो ये यहाँ किस रास्ते से निकलेगा, अब ये तो अभी फिलहाल नहीं पता ना। वो तो क्या करेगा कि पानी जहाँ जहाँ से भी सीप कर सकता है, कुछ पानी सीप करके इधर चला जाएगा। अब कुछ पानी का क्या होगा कि पोर जो है वो उसको कनेक्ट होकर के कुछ इधर की तरफ लाते रहेंगे। फिर इधर से भी कुछ पानी इस तरह से आकर के पोर्स ऐसे बने हुए होंगे कि ये सारे मिल जाएंगे। अब ये मिलेंगे तो अब ये क्या होगा, एक ज़्यादा फोर्स बनेगा। पहले सिर्फ एक तरफ का वाटर था, अब दो तरफ का वाटर आ गया। फिर इसी तरह से करके क्या होगा कि ये पोर्स जो है वो सारे कनेक्टेड होते चले जाएंगे, और कनेक्टेड होते होते इसी तरह करके वो जैसे ही इस पॉइंट पे आकर के कनेक्ट होंगे, वैसे ही क्या होगा कि सडनली यहाँ पे ज़्यादा पानी अब आने लग जाएगा। जब तक फोर्स सॉइल के अंदर में है तब तक पानी नॉर्मल आ रहा है, जैसे ही एक पाथ कंप्लीट होगा वैसे ही यहाँ पे इसको ओपनिंग मिलेगा, तो अपने आप क्या होगा कि अब प्रेशर अपना रोल प्ले करना शुरू करेगा, और अब ये इस तरह से ड्रेन की तरह से गैप बड़ा होते चला जाएगा। धीरे धीरे बड़ा होते होते क्या होगा, पहले यहाँ से आप थोड़ा देर देखेंगे कि पानी निकल रहा है, और उसके बाद फिर सडनली आप देखेंगे कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही साथ में बह गया, वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ड्रेन बनते बनते इतने बड़े डायमीटर का बन जाएगा कि सारा पानी इसमें से निकलने की कोशिश करेगा। सडनली ये सेटल कर जाएगा नीचे की तरफ। जैसे ये नीचे की तरफ सेटल करेगा, ये इसका लोड, इसका मोमेंट जो बनेगा वो इसको ओवरटर्न करवा देगा। तो पाइपिंग बनेगा कैसे, ये पानी जो अंदर में सीप करना शुरू करता है उसके वजह से आपका बन जाता है इस तरह का कुछ पाइप, मतलब ड्रेन जैसा सिस्टम बन जाता है। उसको हम लोग नाम देते हैं पाइपिंग। इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं पाइपिंग। अब ये बचाया कैसे जा सकता है? ये बचाया जा सकता है यही सीपेज एनालिसिस करके। सीपेज जो आप अभी परमिएबिलिटी में भी जो आपका सेकेंड वाला पार्ट आएगा उसमें हम लोग जैसे सीपेज के बारे में पढ़ेंगे, तो आपके सिलेबस में तो हम लोग सिर्फ सीपेज क्या है, फ्लोनेट क्या है, ये सारा फेलियर क्या हो रहा है, पाइपिंग क्या है, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन जब आप बीटेक के सिलेबस में जाएंगे या आप एसएससी जेईई के सिलेबस में जाएंगे तो वहाँ इसका एनालिसिस भी किया जाता है। वहाँ पे चेक किया जाता है, एक तो पहले ये फ्लोनेट बना करके जो हम आपको बता रहे हैं कि आपके सिलेबस में है, आप एक तो इसको पढ़िएगा। इस तरह से कुछ हम लोग डायग्राम्स बनाएंगे, कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाएंगे। ये लाइंस आगे हमको कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। इन सब में क्या होगा कि इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, सबका कुछ अलग अलग आपका वेलोसिटी होगा, कुछ अलग अलग आपका प्रेशर होगा। हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। इस वाले पॉइंट पे जो हम लोगों को हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मिलेगा, ये कौन सा पॉइंट है जिसके बाद फेलियर हो रहा है, इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है हम लोगों का। अगर इस पॉइंट पे कोई पहुंच गया यहाँ से पानी सीप करके, इसका मतलब है वो क्रिटिकल हो गया वहाँ पे। तो जब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, यहाँ जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मिलेगा वो कहलाएगा IC, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और आप अभी तक क्या निकाल रहे हैं, I, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो ऑब्वियसली अगर आपको सेफ चाहिए आपका स्ट्रक्चर, तो आपका I शुड बी लेस देन IC। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से कम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट रहेगा तो आपका सेफ होगा। अब इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है जो आपको पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में हम लोग एनालिसिस में इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक इस तरह से फॉर्मूला है G-1 डिवाइड बाई 1 + E। G पता है क्या होता है, E पता है क्या होता है। इससे IC मिलेगा। I कैसे मिलेगा, H/L से मिलेगा। ये तो आप अभी तक पढ़ ही चुके हैं। जब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, आपको एक क्वेश्चन में गिवन होगा G, क्वेश्चन में गिवन होगा E, आप उसको पुट करेंगे, आपका एक IC का वैल्यू मिलेगा। और क्वेश्चन में कुछ गिवन कंडीशन होगा आपको, आप उसको पढ़ के H/L निकालेंगे। फिर आपको पूछेगा सेमेस्टर एग्जाम में भी, अब आपके में नहीं पूछेगा, बीटेक वाले में पूछेगा कि ये स्ट्रक्चर सेफ है कि नहीं है। तो I लेस देन IC मिला तो कह देंगे सेफ है, I ग्रेटर देन IC मिला कह देंगे अनसेफ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें रहेंगे उसमें क्या करेगा कि वो पूछ देगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है। अब ऑब्वियसली आप I निकालिएगा, IC निकालिएगा, जितने फैक्टर से वो वेरिएशन है उतना ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। हो सकता है आपको पूछ देगा IC का वैल्यू क्या है, हो सकता है आपको बोल देगा कि आपका स्ट्रक्चर सेफ होने के लिए आपका I का वैल्यू ही पूछ देगा कि आपका IC का वैल्यू कुछ इतना है, और गिवन कंडीशन में कुछ ऐसे डेटा दे देगा आपको H/L का, तो आप I चेक कर लेंगे कितना आता है। बहुत सारी चीज़ें ट्रू फॉल्स करके पूछ सकता है, आपको आंसर्स को लैंग्वेज में लिख करके पूछ देगा। ओवरऑल आपको पता होना चाहिए I, IC और ये इसका रिलेशन कि I लेस देन IC होना चाहिए। ठीक है,
तो ये चीज़ अभी हम लोग क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग जब जाएंगे सीपेज एनालिसिस में तो वहाँ पढ़ना ही है, जब हम फ्लो नेट बताएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ समझाएंगे ही। अभी के लिए आपको सिर्फ डेफिनेशन में समझ में आना चाहिए कि पाइपिंग किसको कहते हैं। तो पाइपिंग इसी को कहते हैं जो सीपेज होने के बाद जो ये सारे जो पोर्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं और एक इस तरह से पाथ बना देते हैं कि जिससे हम लोगों का पानी बाहर निकल जाए। उस तरह के फेलियर को हम लोग पाइपिंग फेलियर बोलते हैं। ये जो ड्रेन की तरह से बना दिया है इसको हम लोग पाइपिंग बोलते हैं। इसको बचाने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बना हुआ है। हम आपको बताए थे थोड़ी देर पहले कि शीट पाइल का हम लोग यूज़ करते हैं। शीट पाइल क्या करता है, ये पानी यहाँ से डायरेक्टली ऐसे जा सकता था तो इसका लेंथ ऑफ फ्लो पाथ क्या होता, छोटा होता। अब यहाँ पे आप शीट पाइल लगा दिए, अब ऑब्वियसली स्टील का अगर आप एक इस तरह से कोई प्लेट लगाया तो पानी इस पार से इस पार तो नहीं जा सकता है, तो पानी इधर से होकर के जाएगा, उसको ज़्यादा लेंथ ऑफ फ्लो पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा। तो I इज इक्वल टू एच बाई एल होता है। आप L इंक्रीज कर देंगे आपका I क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपका IC के बराबर पहले आता, आप L इंक्रीज कर दिए तो अब आपका स्ट्रक्चर सेफ हो गया। फिर आगे उसको चेक किया जाता है कि पानी जब यहाँ से आना शुरू हो जाएगा तब आपका क्या होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और फिर उस समय आपका क्या होगा, क्रिटिकल ग्रेडियंट। अगर वो पार होने वाला है तो फिर ये चेक किया जाता है कि ये कितने टाइम में ये फिनोमेना होगा। फिर वो पहुंच जाते हैं हम लोग कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में, जो आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है। आगे हम लोग आप पढ़ेंगे, जब आप कॉम्पैक्शन पढ़ेंगे फिर उसके आगे कंसोलिडेशन आएगा, फिर वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर ये आपका आगे का स्टडी हो जाता है। अभी के लिए आपको सिर्फ पाइपिंग समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होता है, और जब हम आपको सीपेज एनालिसिस कराएंगे तो फिर वहाँ पे आपको कुछ कुछ अब यहाँ से लेके यहाँ तक का फिर हम आइडिया आपको बताना शुरू करेंगे कि डैम के नीचे में क्या होता है। तो फिर वहाँ पे आपको ये फ्लो नेट वगैरह और ये आई क्रिटिकल वगैरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, जो हम उतनी देर से बता रहे थे कि हम लोगों का हर अलग अलग टाइप के सॉइल में अलग अलग हम लोगों का कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है। वो सारे ये वैल्यूज़ हैं जो आपको याद नहीं रखने हैं। ये सारे वैल्यूज़ आपको बस एक इसका आइडिया होना चाहिए, इसलिए ताकि आपको रेंज समझ में आ जाए कि कहाँ से कहाँ तक का होता है। एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर न्यूमेरिकल आया तो आपको के का वैल्यू वो गिवन रहेगा, वो आपके सैंड के ऊपर में इस वैल्यू को याद करने के लिए नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप देख के समझ सकते हैं कि ये एक रेंज होता है, कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकता है के का। एक सॉइल टाइप में कुछ एक रेंज होगा कि इतने दूर से इतने दूर के बीच में वेरी करता है। तो आप तो इसके बीच में कुछ भी ले सकते हैं ना, तो इस तरह से तो पूरे न्यूमेरिकल का आंसर अलग हो जाएगा। तो आपके केस में क्या होगा कि वो जब भी जो भी क्वेश्चन देगा आपको के का ये वाला वैल्यू बता देगा। ये वैल्यू आपको ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बोल देगा कि आपके ग्रेवल के लिए कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी का वैल्यू कितना होता है, और आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और ये चारों दे देगा। उस जगह पे आपको याद होना चाहिए। पूछ लेगा अगर कोर्स सैंड के लिए तो पता होना चाहिए कि कोर्स सैंड का रेंज क्या होता है। अब क्योंकि ये रेंज बहुत कम है, मतलब गैप जो है बहुत कम है, तो इसीलिए क्या होगा, भूलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आप याद करके जाएंगे कि 10⁻⁻1 से -2 के लिए मीडियम सैंड के लिए होता है, एग्जाम में याद आएगा कि फाइन सैंड के लिए होता है। इस तरह से आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। ये सारे वैल्यूज़ क्या होंगे आपके, ऐसे करके आपको याद आ जाएगा। तो इसको एक एक करके या तो ऊपर से याद रखिए या नीचे से याद रखिए, तब जाके ये सारा वैल्यूज़ याद होगा। कितने टाइप्स है ये भी याद रखिए और कितना वैल्यूज़ है ये भी याद रखिए। अपने आप क्या होगा, कभी मिस्टेक नहीं होगा। हम आपको ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ सब्जेक्टिव दोनों का ही चीज़ बताते चले जा रहे हैं। ये थ्योरी में पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के बारे में, फिर उस जगह पे आपको ये टेबल याद होना पड़ेगा, क्योंकि आप बताएंगे कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी क्या होता है। अब ऑब्वियसली वो जब ये पूछा है तो इसका के का वैल्यू भी बताएंगे आप अलग अलग सॉइल के लिए, तब जाकर के अगर आपका 2 मार्क्स का ये होगा तो आपको 2 मिलेगा। और फिर साथ में इसके कोई दूसरा डेफिनेशन भी पूछ सकता है। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, वही जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल मास अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। क्या किया कि v इज इक्वल टू के आई को उल्टा कर दिया, i इज इक्वल टू वी बाई सॉरी k इज इक्वल टू वी बाई आई कर दिया। अब वही चीज़ यहाँ एवरेज वेलोसिटी v पर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, फ्लो थ्रू टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल मास अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब v इजकल टू के आई से निकाल लीजिए, चाहे तो इसको ऐसे निकाल लीजिए, q इजकल टू के आई ए होता है। अगर आपको k निकालना है तो q बाई आई ए हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल मास अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो आपको पता है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा v इजकल टू के आई हो जाएगा। ये k का वैल्यू ये सारा आपको रहेगा किसमें, अब ये जो हम दिए हुए हैं ये फिलहाल स्टैंडर्ड क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड में, दे सकता है आपको मीटर पर डे में भी,
तो अभी आपके जो ये वैल्यूज़ हैं ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में है स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपका, ठीक है। ये हम आपके साथ डिस्कस कर ही चुके हैं सारी चीज़ें, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हम लोगों का डेफिनेशन वाला जितना भी डिस्कशन था वो हम लोगों का सारा ओवर हो गया। अब बात आती है कि मेथड्स की, कि अब हम लोग ये जो कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी निकाल रहे हैं इसको हम लोग कितने तरीके से निकाल सकते हैं। एक हम आपको डार्सीज लॉ समझा दिए, तो वो डायरेक्टली क्या हो गया, आप फॉर्मूला से वहाँ से के निकाल लिए। अब साइट पे जब हमको जा करके वहाँ, अब ये तो हो गया हम आपको फॉर्मूला बता दिए ना, अब वी इजकल टू क्या, अगर वी तो पता करना पड़ेगा, क्यू तो पता करना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली साइट पे जा करके अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी को सिर्फ पता करना है तो कैसे पता करेंगे, तो उसके आपको ये इतने सारे मेथड्स हैं। क्या है ये मेथड्स, हम एक काम करते हैं, हम अपने आप को हाइड कर लेते हैं, अदरवाइज ये समझ में फिर हो सकता है सही से नहीं दिखेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, हम लोगों को कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी निकालने के, आप देख रहे हैं 4 एरोज है, मतलब 4 तरीके के मेथड्स हैं आपके पास। पहला मेथड ग्रीन वाला लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में क्या है, कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं हम, या फिर वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, फील्ड में जाकर के फील्ड मेथड्स, पंपिंग आउट टेस्ट कर सकते हैं या पंपिंग इन टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में क्या कर सकते हैं कि पार्टिकल साइज से हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता होगा एलन हेजन इक्वेशन, जब हम आपको बताए थे कि CD10², इससे हम लोगों को डायरेक्टली के मिल जाएगा। या फिर कंसोलिडेशन के टेस्ट डाटा से, कंसोलिडेशन मतलब क्या, कि जब किसी भी सॉइल के ऊपर लोड देके प्रेस करते हैं तो पहले उसमें से हवा बाहर निकलता है, उसको कॉम्पैक्शन बोलते हैं। फिर जब यही काम, जब पूरा हवा निकल जाता है, जब 6 महीने का टाइम लेते हैं आप, तो उसके ऊपर लोड दिए रहते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि जो रिमेनिंग वाटर जो बचे हुए हैं वो भी बाहर आ जाता है। तो जिस प्रोसेस में वाटर बाहर आता है उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, कॉम्पैक्शन नहीं बोलते हैं। कॉम्पैक्शन तब बोलेंगे जब सिर्फ हवा बाहर आए, ठीक है। तो वो कंसोलिडेशन वाले डाटा से निकाल सकते हैं। चौथा मेथड क्या है कि कैपिलरिटी परमिएबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं, ये एक टेस्ट का नाम है। तो 4 तरीके हैं मेरे पास, इस चारों तरीके के अंदर अपने अपने कुछ और तरीके हैं। हम लोगों को जो सिलेबस में पढ़ना है SBT में, वो ये वाला पढ़ना है, सिर्फ लेबोरेटरी मेथड। सिलेबस में लिखा हुआ है कि लेबोरेटरी में कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी और वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी टेस्ट पढ़ना है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फील्ड मेथड से भी क्वेश्चन आता है, पंपिंग आउट टेस्ट, पंपिंग इन टेस्ट। इसमें आपको यहाँ पे कैसे वेल बता देगा, वेल में ऐसे ड्रॉ डाउन बता देगा कि इस तरह से हम कुआं से पानी निकाले तो थोड़ा सा पानी यहाँ पे आसपास में कम हुआ, ये एक पैराबोलिक इस तरह से पाथ फॉलो किया। अब आपको यहाँ का डेप्थ बता देगा, यहाँ का डेप्थ बता देगा, यहाँ का डेप्थ बता देगा, बताएगा सॉइल का परमिएबिलिटी बताइए। तो यहाँ पे थीम्स इक्वेशन, डुपिट्स इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन यहाँ पे मिलता है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चन पूछता है। अभी SBT में आपको सिर्फ ये ग्रीन वाला जो आप देख रहे हैं, कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी, वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी, सिर्फ ये 2 पढ़ना है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पंपिंग आउट, पंपिंग इन भी पता होना चाहिए। और कई जगह पे एग्जाम्स में आपको ये पार्टिकल साइज वाला, ये जो एलन हेजन इक्वेशन और एक हम आपको बताए थे कोजनी-कर्मन इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन भी पता होने चाहिए। तो ये तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि अभी आप पढ़ ही रहे थे कि आपका फैक्टर्स कौन कौन सा है जो परमिएबिलिटी को इफेक्ट करता है। तो अपने आप हम आपको वहाँ पे फॉर्मूला ये रटवा दिए थे कि आपको जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो न्यूमरेटर में, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो डिनोमिनेटर में, उसी फॉर्मूला को कहेंगे हम लोग कोजनी-कर्मन इक्वेशन, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको जो फिक्स होना है वो सिर्फ इन मेथड्स के ऊपर में फिक्स होना है। अब इस पूरे यूनिट में सीपेज की बात अभी अगर नहीं करें, सिर्फ परमिएबिलिटी की बात करें, तो आपको सिर्फ ये 2 टेस्ट आप पढ़ लेंगे, आपका ये परमिएबिलिटी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद जब सीपेज वाला बताएंगे, फ्लोनेट वगैरह बता देंगे, तो ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत लेंदी यूनिट नहीं है, ये छोटा ही यूनिट है, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए वो आपको डिस्कशन को सुनना होगा और जो बता रहे हैं वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग आप पढ़ेंगे इन 2 टेस्ट के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आज ही ये दोनों टेस्ट बता पाए तो दोनों बता देंगे, अदरवाइज एक कांस्टेंट हेड बताएंगे आज, और वेरिएबल हेड, और कुछ जो और 2-3 छोटे टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वाले क्लास के लिए रख देंगे। अब क्या है ये कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, पहले जो हम स्टोरी बता रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिए, अपने आप सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ेगा। परमिएबिलिटी टेस्ट हम लोगों को करना है, ये तो क्लियर हो गया हम लोगों को। आपको पता है कि अब आपको 2 मेथड से करना है, एक तो कांस्टेंट हेड से करना है, एक वेरिएबल हेड से करना है। दोनों अपने आप में 4 या 6 मार्क्स का थ्योरी बन सकता है। 6 मार्क्स में भी ये थ्योरी पूछा जा सकता है कि कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट को एक्सप्लेन कीजिए विद प्रॉपर डायग्राम। ऑब्वियस है, नहीं भी लिखा होगा तो भी बनाना पड़ेगा।
या फिर पूछ देगा वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी टेस्ट को वो एक्सप्लेन कीजिए, या नहीं तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ देगा परमिएबिलिटी टेस्ट के जो लैब मेथड्स है उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो दोनों को आपको इस तरह से लिखना होगा कि 3 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेटली वो आपका मार्क्स आपको मिल जाए। ठीक है, कहानी समझ लीजिए, दोनों याद हो जाएगा बहुत आसानी से। है कुछ भी नहीं, यही डायग्राम जो हम आपको बताए थे, बस इसी डायग्राम को याद रखना है। ये डायग्राम ही आपको सारे काम कर देगा। आपको क्या करना है, कांस्टेंट हेड रखते हुए परमिएबिलिटी टेस्ट करना है। परमिएबिलिटी टेस्ट कैसे होगा, कोई एक सॉइल सैंपल होगा, उस सॉइल सैंपल में एक तरफ से हम पानी इन करेंगे, एक तरफ से पानी आउट होगा, इसी दौरान हम लोगों को के का पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे पता चल जाएगा, अभी आगे वही सेम चीज़ है जो हम यहाँ ऊपर बताए हैं, यही चीज़ आगे भी इस्तेमाल होगा। कोई नया फॉर्मूला आपको नहीं रटना पड़ेगा, आपको बस याद रखना है स्टेप कि कैसे साइट पे जाएंगे तो कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट जो है उसमें ये जो आप पानी प्रोवाइड करते हैं पीजोमीटर के अंदर में, कुछ पहले से पानी देंगे तभी तो वो पानी इस सॉइल में यहाँ से, जैसे आप इस पूरे में पानी भर दिए, कुछ इतना हाइट का हम लोग नाम दे देते हैं जैसे 1 मीटर। अब आप 1 मीटर का हाइट फिक्स कर दिए, और फिर जैसे ही पानी यहाँ से धीरे धीरे फ्लो करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पानी का लेवल कम होता जाएगा, क्योंकि यही वाला तो पानी है ना जो इसके अंदर में फ्लो करता हुआ जा रहा है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक में अगर 2 सेंटीमीटर क्यूब पानी कम हुआ तो वो यहाँ से ही तो कम हुआ होगा ना इस वॉल्यूम वाले में से। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को इस चीज़ को क्या रख देना है, कांस्टेंट रखना है। अब ये 1 मीटर को कांस्टेंट रखना है, और वो क्योंकि आपको पता है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, पानी जो है वो सॉइल के अंदर में ट्रेवल तो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ तो जाएगा। अब जाने में जो पानी का लॉस हो रहा है उसके बराबर का आपको क्या करना है, वाटर इन का कंटिन्यूस सप्लाई आपको बना के रखना है। आपको ये डिटरमाइन कर लेना है कि पानी किस तरीके से आप प्रोवाइड करेंगे, जो हर टाइम पे, किसी भी टाइम पे अगर आके मेजरमेंट किया जाए तो यहाँ पानी 1 मीटर ही मिले, मतलब जो पानी यहाँ जा रहा है वो आप उतना ही पानी बाहर से आप सप्लाई भी करते रहेंगे, तो ये हेड क्या होगा, 1 मीटर का मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ जल्दी जल्दी अगर हो रहा है तो किस में होगा, अगर ये हेड जो है ये बार बार चेंज हो जा रहा है, मतलब ये पानी बार बार अंदर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तभी तो यहाँ से पानी कम होते जा रहा है ना। अब मान लीजिए आप यहाँ 1 मीटर पानी रखे, 2 मिनट के बाद आप आए, आप देखें यहाँ पे 0.5 मीटर ही पानी बचा है। इसका मतलब है कि आपको हर 1 मिनट में 0.25 मीटर, मतलब क्या, 25 सेंटीमीटर आपको क्या हुआ, पानी जो है वो ट्रेवल कर गया। तो 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड अगर पानी आपका ट्रेवल कर गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसके होगा, आपको पता है कि ये 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा का कोई भी जो परमिएबिलिटी का वैल्यू होता है वो किसके लिए होता है, ग्रेवल के लिए होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोर्स ग्रेन आप कह सकते हैं शॉर्ट में, कि एक पूरा रेंज बता दें तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है। कोर्स ग्रेन में ग्रेवल और सैंड दोनों आते हैं। तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा, यहाँ तो आपको 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिख रहा है। तो ये चीज़ यहाँ से आपको क्या होगा, डिटरमाइन हो जाएगा कि आपका के का वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, कि हर 1 मिनट या 2 मिनट के बाद कितना पानी कम हो रहा है। तो एक तरीका है कि ऐसे नहीं करके हम लोग क्या किए, पानी का हेड जो है वो मेंटेन रखे, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट में आप पानी का हेड मेंटेन रखेंगे तो पानी कितना अंदर जा रहा है और कितना बाहर से आ रहा है वो सब तो आप न्यूट्रलाइज कर दिए। तो अब आप किस पे डिपेंड करेंगे, आप लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, और वो जो डार्सीज लॉ आप पढ़े थे आप डार्सीज लॉ पे आ जाएंगे। डार्सीज लॉ क्या बोलेगा आपको कि Q इजकल टू वी इंटू ए, वी क्या होगा K इंटू आई, आई क्या होगा H/L। अब आप इन सारे वेरिएबल चीज़ों को, एरिया को यूज़ करेंगे कि ये जो आपका सिलेंड्रिकल आपका ऐसे आपका एक सॉयल सैंपल आप ले रहे हैं उसका एरिया कितना है, उसके बाद हाइट, आप हेड लॉस पता करेंगे, लेंथ ऑफ स्पेसिमेन, ये जो ड्रेनेज पाथ होगा इसको पता करेंगे। ये सारी चीज़ें आएंगी कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट के अंदर में। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या याद रखनी है कि कांस्टेंट हेड वाले में हेड कांस्टेंट मेंटेन रखना है, एनी हाउ कैसे मेंटेन रखना है, तो जितना पानी इसमें ट्रेवल हो रहा है उतना ही पानी इसमें प्रोवाइड करते रहना है, तभी मेरा हेड जो है मेंटेन रहेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है कि कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट किस वाले सॉइल के लिए ज़्यादा सूटेबल है। ऑब्वियसली उसी सॉइल के लिए जिसमें पानी जल्दी जल्दी ट्रेवल करेगा, जल्दी जल्दी ट्रेवल करेगा तभी तो यहाँ पे हेड कम होगा। मान लीजिए हम इस सॉइल को हम बोल दिए कि ये क्ले है, तो अगर हम क्ले बोल दिए तो यहाँ पे पानी अगर हम 1 मीटर रखें और आप आए 30 मिनट के बाद और फिर भी आप देख रहे हैं कि 1 मीटर ही है,
क्योंकि वो इसमें वॉइड्स इतने छोटे होंगे, इतने नैरो गैप्स होंगे, इतने कम इंटरकनेक्टेड होंगे कि वो ट्रेवल ही नहीं करेगा 30 मिनट्स में। उसको तो हो सकता है 2 दिन 3 दिन लगेगा 0.1 मीटर कम होने में। तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, वेरिएबल हेड आपको परमिएबिलिटी टेस्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हेड वेरी करेगा, कुछ टाइम के बाद करेगा, और इतने टाइम के बाद करेगा कि आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा रीडिंग्स वगैरह नोट करने के लिए। अब आप ग्रेवल में पानी डाले और माइक्रो सेकेंड्स में पानी ट्रेवल कर गया, 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर चला गया, पता चला ड्रेनेज 5 सेंटीमीटर का ही था। तो अब आप माइक्रो सेकेंड्स में तो रीडिंग नोट नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए वहाँ पे क्या ज़रूरी है, कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। पानी का सप्लाई मेंटेन करके रखना होगा, अगर पानी खुद से मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो। वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी टेस्ट मतलब क्या है कि पानी वेरी करेगा। अब वेरी करेगा तो क्योंकि थोड़े टाइम बाद करेगा, तो आपके पास पूरा मौका है कि आप बहुत सारे रीडिंग्स ले लेंगे। फिर वहाँ पे फॉर्मूला जो होगा वो डार्सीज लॉ नहीं लग के दूसरे तरीके से लगेगा, फिर उसको भी हम लोग देखेंगे। अब ये स्टोरी यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब आप थ्योरी पढ़िए, यही सारी बातें उसमें लिखी हुई है। क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट फ्लोज अंडर ए गिवन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट थ्रू ए सॉइल सैंपल ऑफ नोन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इन ए गिवन टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, जो क्वांटिटी ऑफ वाटर आपका फ्लो करेगा वो कांस्टेंट होगा। वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द सिलेंड्रिकल सैंपल ऑफ सॉइल अंडर ए कांस्टेंट हेड। पानी हम लोग कांस्टेंट हेड के अंदर में ही सप्लाई करने के लिए प्रोवाइड करेंगे इसमें। कांस्टेंट हेड मेथड इज सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। समझ में आ गया लॉजिक कि कैसे उसके लिए सुटेबल रहेगा। विच आर रिलेटिवली मोर परवियस बिकॉज ऑफ दियर लार्जर वॉइड्स। ऑब्वियसली कोर्स ग्रेन सॉइल में लार्जर वॉइड्स होता है तो वो ज़्यादा परवियस है, उसमें पानी जल्दी फ्लो कर जाएगा, हेड जल्दी जल्दी डाउन हो जाएगा, आप रीडिंग नहीं ले पाएंगे। इसीलिए इसमें क्या करते हैं, कांस्टेंट हेड को मेंटेन करके रखते हैं, पानी का सप्लाई प्रोवाइड करके रखते हैं। फॉर दिस टेस्ट टू परफॉर्म वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड कांस्टेंट हेड परमियोमीटर। ये जो पूरा सेटअप आपका यहाँ पे रहेगा, यहाँ आप देख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट हेड परमियोमीटर। इसमें ये जो आपका सिलेंडर आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, जिसमें आपका ये कलर आप देख रहे होंगे चेंज है, ये कलर क्या है, ये मिट्टी का कलर है। ये बता रहा है कि आपको यहाँ पे यहाँ तक मिट्टी रखा हुआ है, और इसका आपको दिखा रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप का है, जो डायमीटर होगा वो डी होगा आपका। अब आपको पता चल गया कि अगर एरिया निकालना होगा तो π/4 d स्क्वायर करेंगे, l/b नहीं कर देंगे, क्योंकि देखने में लगेगा रेक्टेंगुलर है लेकिन ये रेक्टेंगुलर नहीं होता, सर्कुलर होता है। तो ये पूरा सेटअप कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ये वाला जो ट्यूब है कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ये सारा एक तरह से आपको सर्कुलर वाला याद रखना है। ठीक है, इसको बोलेंगे कांस्टेंट हेड परमियोमीटर। ऊपर से इनलेट है, पानी दिए, कांस्टेंट हेड मेंटेन रखे, पानी इसमें से ट्रेवल किया, ट्रेवल करके आउटलेट में चला गया। अब किसी भी पॉइंट पे ये क्या है, परमिएबल डिस्क ऊपर और नीचे लगाया हुआ है जो पानी को फ्लो करने देगा। अब उसके बाद और क्या करेगा, इसको मेंटेन भी रखेगा, इस सॉइल का जो अपना वॉल्यूम है उसको मेंटेन रखेगा, सॉइल फ्लो करके बाहर नहीं चला जाएगा। और आपको ये पोरस है तो इसलिए क्या होगा, परमिएबल है तो पानी इसमें से अंदर आएगा। अब आप यहाँ चाहे पीजोमीटर लगाइए, चाहे आप यहाँ पीजोमीटर लगाइए, आपको कुछ हेड का पता चलता रहेगा, तो हेड लॉस भी आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आप पानी यहाँ से देना शुरू किए और पानी यहाँ तक ही पहुँचा, तो इस पॉइंट पे इतना हेड लॉस मिल गया आपको। मान लीजिए आप इस पॉइंट पे पीजोमीटर लगाए, पानी आपका यहाँ तक रेस किया, इसका मतलब है कि पानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका हेड लॉस हो गया है। अब लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, ये एल आपको पता है, हेड लॉस आपको पता चल गया पीजोमीटर लगाने के बाद, HL/L पता चल गया, आपको एरिया पता है π/4 d स्क्वायर है, डिस्चार्ज एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी k इंटू आई होता है, आई आप HL/L से निकाल लिए, k का वैल्यू आपको पता रहेगा, या k का वैल्यू डिटरमाइन करना है तो वेलोसिटी चेक कर लिए। अब यही सारी चीज़ें यहाँ पढ़िए, यही सारी चीज़ें जो हम आपको बताए हैं यही यहाँ लिखा होगा। दिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल मोल्ड विच इज कनेक्टेड विथ 2 मैनोमीटर्स एट इट्स कर्व्ड सरफेस। यहाँ पे एक मैनोमीटर लगाए हैं, यहाँ पे एक मैनोमीटर लगाए हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं, पीजोमीटर मैनोमीटर कोई इशू नहीं है उससे, दोनों आपको प्रेशर ही मेजर करेगा। फर्स्ट वी मेजर इट्स इंटरनल डायमीटर एंड डिटरमाइन इट्स इंटरनल एरिया विथ से कैपिटल ए। पहले हम लोग क्या किए, इसका इंटरनल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका हम लोग एरिया मेजर कर लिए, इसको एरिया बोल दिए, π/4 इंटू डी स्क्वायर करके निकाल दिए। दिस मोल्ड इज अटैच्ड विथ 2 फिल्टर डिस्क एट द टॉप एंड द बॉटम। इसकी बात कर रहा है कि ये 2 फिल्टर डिस्क है जो सॉइल को अपने जगह पे भी रखेगा और पानी को भी पास होने देगा। These discs are porous and highly permeable. These are also provided with inlet and outlet facility. ऊपर से पानी आने के लिए इनलेट और बाहर जाने के लिए आउटलेट का फैसिलिटी इस डिस्क में आपको प्रोवाइडेड रहता है। We can perform this experiment for both disturbed and undisturbed soil sample.
इसमें कोई इश्यू नहीं है कि आप कौन सा सॉइल उठा करके लाए हैं, चाहे डिस्टर्ब वाला उठा के ले आइए, कहीं से मिट्टी उठाइए, उसको अलग तरीके से शेप दे दीजिए खुद से और वो ले आइए, चाहे आप डायरेक्टली साइड से मिट्टी उठा के ले आइए, उसको अनडिस्टर्ब बोलेंगे, उसको भी रख करके आप टेस्ट कर सकते हैं। दोनों के लिए परफेक्ट है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन सब चीज़ों से पूछ लेता है कि किसके लिए पर बेस्ट है, डिस्टर्ब के लिए, अनडिस्टर्ब के लिए, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज, तो वहाँ पे आंसर बोथ ऑफ दीज हो जाएगा। We fill the mold with our sample soil and compact it to a density which may be representative of the field condition। अगर disturbed वाला soil लाए हो तो उसको क्या करो, एटलीस्ट कि इसके अंदर रख करके उसको कॉम्पैक्ट कर दो, इतना कॉम्पैक्ट कर दो कि जितना अनडिस्टर्ब वाले के बराबर का इफेक्ट रहता है कुछ हद तक वहाँ तक पहुँच जाए। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली पहुँचे, लेकिन कॉम्पैक्ट कर देना है ताकि वो कुछ अच्छा बिहेवियर शो करे, एक्चुअल बिहेवियर शो करे। ठीक है। The inlet of the instrument is then connected with a constant head water reservoir and water is released into the soil sample। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एक टेप लगाया हुआ है और पानी का सप्लाई दे रहा है, जितना पानी इसके अंदर फ्लो करता रहेगा। ठीक है। When water flows through the soil, water level in the reservoir tend to decrease fast because soil we took is highly permeable soil, so high amount of water will flow through it। जो हम आपको बताएं कि क्योंकि ये highly permeable है तो पानी बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ्लो करेगा और इसके लिए क्या होगा कि पानी का लेवल तुरंत डाउन होने लगेगा। तो बट विथ अ प्रॉपर अरेंजमेंट द वाटर लेवल इन द रिजर्वायर मस्ट बी केप्ट कॉन्स्टेंट। किसी भी तरीके से कोई अरेंजमेंट लगा करके पानी का हेड को मेंटेन करके रखना है इस वाले टेस्ट के लिए। Before beginning the experiment, we first let the soil sample get fully saturated and even after that, before beginning the experiment, we first let the soil sample get fully saturated and even after that we allow the water to flow out for some time so that a steady flow can be attained। टेस्ट शुरू करने से पहले ध्यान रखना है कि क्योंकि आप जो साइड से सॉइल उठा के लाए हो सकता है वो सूखा होगा, उसमें पानी पहले से नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ देर पहले पानी चला करके सॉइल को सेचुरेट हो जाने देते हैं और जब सेचुरेट हो जाए पूरा सॉइल में पानी उसको गीला कर दे तो उसके बाद पहले पानी को ड्रेन आउट कर देते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होगा कि जो पानी अंदर जा रहा है वो उसको सबको सेचुरेट करने के लिए लॉस ना हो जाए, फिर परमिएबिलिटी का वैल्यू कुछ और आ जाएगा, तो रिजल्ट अच्छा मिले इसलिए हम लोग सॉइल को पहले ही पानी से गीला करके उस समय टेस्ट स्टार्ट नहीं करते हैं और जब पूरा गीला हो के ड्रेन आउट कर देते हैं फिर उसके बाद जब पानी को सप्लाई होने देते हैं तो अब पानी क्या करेगा, डायरेक्टली फ्लो करेगा क्योंकि गीला करने वाला प्रोसेस आप पहले ही कर दिए हैं। ठीक है। A steady flow is the one in which the quantity of liquid flowing per second through any section is constant। हम लोगों को क्या मिलेगा, स्टीडी फ्लो मिलेगा। स्टीडी फ्लो क्यों कैसे मिलेगा, स्टीडी फ्लो क्योंकि पानी सबको गीला कर चुका होगा तो अब पानी से फ्लो करने पे ध्यान देगा। अब स्टीडी फ्लो को यहाँ पे परमिबिलिटी के केस में कैसे डिफाइन कर रहा है, कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। जैसे हर सेकंड में अगर 2 लीटर पानी, अगर मान लीजिए कि अगर आपका डिस्चार्ज हो रहा है तो हर सेकंड में 2 लीटर पानी ही जब डिस्चार्ज होता रहेगा, कोई पानी किसी को गीला करने के लॉस में काम में नहीं आ रहा है, सिर्फ फ्लो करने के काम में आ रहा है, तो कांस्टेंट रहेगा। अगर आपका सप्लाई कांस्टेंट है तो पानी का फ्लो भी कांस्टेंट रहेगा। उसी को ये कह रहा है कि स्टेडी कंडीशन है, थ्रू एनी सेक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है। We place a graduated jar at the outlet to collect the water coming out of the sample and a stopwatch is started। जो आउटलेट वाला पोजीशन था वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक जार इस तरह से लेकर के हम लोग पानी को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, टाइमर भी स्टार्ट करके रखते हैं। We place a graduated jar at the outlet to collect the water coming out of the sample and a stopwatch is started। We collect the water in the jar for a fixed time interval t and note down the amount of water collected as q। अब ये q जो पानी जो आपका इस टब में इस तरह से कैलकुलेट हुआ, मान लीजिए जैसे ही पानी इसमें गिरना शुरू हुआ आप स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिए t = 0 सेकेंड से। अब मान लीजिए कि आपका कुछ इतना पानी इसमें जमा हुआ, अब आप स्टॉप वॉच को बंद किए t = 60 सेकेंड में, तो आप क्या किए 1 मिनट में फिर आप देखिए कि ये पानी कितना इसमें जमा हुआ है। ये जो पानी आया ये क्या हुआ, डिस्चार्ज आया। कैसे मिला, मीटर क्यूब पर सेकेंड। जितना वॉल्यूम यहाँ पे पानी जमा हुआ इस वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए अगर आप सर्कुलर टब रखे हैं, रेक्टेंगुलर टब रखे हैं, उस हिसाब से आप L/B/H करके या π/4d² करके आप वॉल्यूम निकाल लीजिए। अब इतना वॉल्यूम जमा हुआ 60 सेकेंड में, तो 1 सेकंड के हिसाब से कितना वॉल्यूम जमा हुआ, वही है आपको डिस्चार्ज, कि इतना मीटर क्यूब पानी हम जमा किए हर 1 सेकंड में। यहाँ से आपको डिस्चार्ज पता चल गया। अब आप समझदार हैं, आपको पता है कि आपको क्यू पता चल चुका है, आपको एरिया पता है, आपको आई पता है, आपको पता है कि हेड लॉस कितना हुआ और आपको पता है कि लेंथ ऑफ फ्लो पाथ कितना था।
अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, के का वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है कि Q इजिकल टू क्यू बाई टी होता है, मतलब डिस्चार्ज पर सेकेंड क्या होता है, Q जो टोटल डिस्चार्ज है पर यूनिट टाइम के हिसाब से होता है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, K इंटू आई इंटू ए लिख सकते हैं। तो K को हम क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बाई टी इंटू आई, ए को हम यहाँ नीचे ले आए। अब K क्या हो गया, अब इसमें ये I क्या होता है, H बाई एल होता है, L को हम ऊपर ले आए और यहाँ पे I हट गया, यहाँ पे सिर्फ H रह गया, तो हम इसको THA भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल आपका ये वाला फॉर्मूला बन गया कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट के लिए। ये फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि Q इजिकल टू के आई ए होता है, और वो जो Q होता है वो स्मॉल q इजिकल टू के आई ए होता है। आप अभी तक पढ़े होंगे कि Q इजिकल टू के आई ए, ये Q क्या होता है, डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम। डिस्चार्ज पहले ही मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है और वो भी पर यूनिट टाइम। अब हर एक यूनिट टाइम पे, हर एक सेकेंड पे अगर आप नोट कर रहे हैं तो हर एक सेकेंड पे आपको बताना है। ये वाले का फॉर्मूला है के आई ए। तो ऑब्वियसली जब आप टोटल डिस्चार्ज यहाँ पे निकाले कि कितना हुआ है तो डिवाइडेड बाई टी करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल क्यू आ जाएगा। ये हो जाएगा स्मॉल क्यू। अब स्मॉल क्यू लिखिए, या क्वेश्चन में अगर कैपिटल क्यू दिया हुआ है तो क्यू बाई टी कर लीजिए। ठीक है, क्यू क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, और टी आपका टाइम हो गया। एल क्या, लेंथ ऑफ द सैंपल, जो हम आपको बताए थे कि आपका जो फ्लो पाथ होता है। के क्या, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी है। अब जो चीज़ अननोन है वही चीज़ निकालना है, तो के अननोन है तो के निकालना है, तो बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ कर दीजिए। तो के इज टू क्यू इंटू एल बाई टी एच ए हो सकता है। इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, क्यू इंटू एल डिवाइडेड बाई एच इंटू ए। यही क्यू बाई टी को आप क्या किए, डायरेक्टली क्यू लिख दिए शॉर्ट में, स्मॉल क्यू में। तो ये भी आपका फॉर्मूला अगर आप इस तरह से भी लिखते हैं तो भी ये करेक्ट माना जाएगा। ये है आपका कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में हम लोग अब इसको यहीं पर रहने देते हैं। वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी टेस्ट को अभी नहीं डिस्कस करते हैं, फिर इसको समझाना पड़ेगा, उसमें टाइम लग जाएगा। तो वेरिएबल हेड और कुछ जो एक दो टॉपिक्स बचे हुए वो नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग डिस्कस किए कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, और साथ में आपको ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी का जो वैल्यूज़ था। तो आई होप का आपको आज के इस लेक्चर में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। Thank you.